वेलकम एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रेप अल्फा पे। आज हम क्लास 9th की साइंस का जो हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा था, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, उसका पार्ट 5 देखेंगे। इसके पहले हम इस चैप्टर के काफी सारे टॉपिक 4 पार्ट में कवर कर चुके हैं, तो आप उन्हें भी जरूर देखें। और इन नोट्स की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप उसे भी जरूर ज्वाइन करें। तो आइए आज की वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के बारे में। भौतिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं, आइए देखते हैं। तो यह परिवर्तन अस्थायी और प्रतिवर्ती हैं। इसका मतलब है कि ये एक दूसरे में परिवर्तन हो सकता है इनका, और स्थायी नहीं है। अगर एक बार जैसे ठोस से द्रव में बदल गया तो द्रव से वापस ठोस में भी आ सकता है। ये भौतिक परिवर्तन है। क्योंकि नए उत्पादों का निर्माण नहीं हो रहा है। ऐसे तो हमें लगेगा कि मतलब बर्फ जल में बन गया, नया उत्पाद बाहर से लगेगा, लेकिन असलियत में नया उत्पाद नहीं है। क्योंकि जब वो बर्फ था तब भी वो जल ही था, जब वो द्रव रूप में है तब भी जल ही है। इसीलिए कह रहा है कि नए उत्पादों का निर्माण नहीं हो रहा है। अब इन परिवर्तनों में कोई ऊर्जा परिवर्तन नहीं होता है। तो जैसे ऊर्जा का मतलब ना ऊर्जा नष्ट होती है, ना ही ऊर्जा का नया निर्माण होता है भौतिक परिवर्तन में। जैसे कि बर्फ का पिघलना, वही है कि बर्फ पिघल के द्रव में बने, तो उसका उदाहरण भौतिक परिवर्तन का ही उदाहरण है। अब देखते हैं रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। यह परिवर्तन स्थायी एवं अपरिवर्तनीय है। इसका मतलब है कि अगर एक उत्पाद दूसरे में बदल गया तो फिर वो वापस नहीं जा सकता था। जैसे जल वापस बर्फ में बदल सकता था, ऐसा इसमें नहीं होगा। स्थायी है, जो बन गया दूसरा उत्पाद तो बन गया, फिर वो परिवर्तन नहीं हो पाएगा उसका पहले वाले में। नए उत्पादों का निर्माण होता है। इसमें नया उत्पाद ही निर्माण होता है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल बनाते हैं। इन परिवर्तनों में ऊर्जा या तो अवशोषित होती है या विकसित होती है। तो इसमें ऊर्जा का परिवर्तन होता है, या तो किसी किसी रासायनिक परिवर्तन में ऊर्जा अवशोषित होगी, किसी किसी में ऊर्जा विकसित होगी। यानी कि या तो ऊर्जा बनेगी या फिर खर्च हो जाएगी। जैसे लकड़ी का जलना, तो लकड़ी जलने के बाद ऐसा होता है ना, वो राख बन जाती है। अब ऐसा थोड़ी है कि राख से वापस लकड़ी आ जाएगी, चाहे जितनी कोशिश कर लो वो नहीं आएगी। अब आगे है शुद्ध पदार्थ के प्रकारों के बारे में। तो शुद्ध पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। पहला है तत्व, दूसरा है यौगिक। अब तत्व क्या होता है, तो रॉबर्ट बॉयल, ये वैज्ञानिक का नाम है। रॉबर्ट बॉयल पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने सन 1661 में सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किया। अब फ्रांस के रसायनज्ञ एंटोनी लॉरेंट लवाइजिए ने 1743 से लेकर 1794 ने अपने पहले तत्व की परिभाषा को प्रयोग द्वारा प्रतिपादित किया। तो तत्व शब्द दिया है रॉबर्ट बॉयल ने, और जो ये नए वैज्ञानिक है एंटोनी लॉरेंट लवाइजिए ने, इन्होंने तत्व की परिभाषा दी है। तो उनके अनुसार तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। तो ऐसा तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है कि इसे अब हम रासायनिक परिवर्तनों से हम उसे और नहीं तोड़ सकते हैं, इससे आगे इससे छोटा नहीं कर सकते हैं। तत्वों को साधारणतः धातु, अधातु, उपधातु में वर्गीकृत किया जाता है। मतलब तत्व भी तीन प्रकार के होते हैं, धातु होता है, अधातु और उपधातु। अब धातु क्या होता है देखते हैं। तो धातुएं होती हैं चमकदार होती हैं, धातुएं आघात वर्ध होती हैं, यानी कि मतलब इन्हें पीटा जा सकता है। और तन्य होती हैं, अर्थात धातुओं को खींचकर तार बनाए जा सकते हैं। ये पीटने वाली है कि पीट पीट के लंबी चादर बना सकते हैं, और ये है कि खींचकर तार बनाए जा सकते हैं। सोनोरस या ध्वनिक होती है, मतलब इनमें आवाज आती है। ये ऊष्मा तथा विद्युत की सुचालक है। और जैसे कि उदाहरण है सोना, लोहा। तो लोहा तो हम जानते हैं कि अगर हम गर्म कर लें तो वो एक सिरे से दूसरे सिरे तक उसकी ऊष्मा या गर्माहट पहुंच जाती है, इसलिए वो कह रहे हैं ऊष्मा या विद्युत की सुचालक है। तो अब देखते हैं अधातु क्या होती हैं। अधातु चमकदार नहीं होती, आघात वर्ध नहीं होती, यानी इन्हें पीट पीट के चादर नहीं बनाई जा सकती। तन्य भी नहीं होती, अर्थात धातुओं को खींचकर तार नहीं बनाए जा सकते। मतलब
धातुओं को खींचकर तार बनाए जा सकते थे, लेकिन अधातुओं को यहाँ पे आएगा अधातुओं। अधातुओं को खींचकर तार नहीं बनाए जा सकते। सोनोरस या ध्वनिक नहीं होती हैं, तो इनमें कोई ध्वनि वगैरह भी उत्पन्न नहीं होती है। ये ऊष्मा तथा विद्युत की कुचालक होती है, यानी कि एक सिरे से दूसरे सिरे तक ऊष्मा या फिर विद्युत प्रवाहित नहीं हो पाएगी, कुचालक होती है। उदाहरण है ऑक्सीजन, कोयला और भी बहुत सारी गैसें हैं। अब ये उपधातु, ऐसे तत्व जिनकी गुण धातु और अधातुओं के बीच में होते हैं वो होंगे उपधातु, जैसे कि बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। अब यौगिक क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों से बने रासायनिक पदार्थ होते हैं जो रासायनिक रूप से एक निश्चित अनुपात में एक साथ बंधे होते हैं। तो जैसे कि हाइड्रोजन एक तत्व हो गया और ऑक्सीजन हो गया दूसरा तत्व, और दोनों ने मिलकर बना लिया H2O यानी कि जल, तो वो हो जाएगा यौगिक। और तत्व थे दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर जो रासायनिक पदार्थ बनते हैं वो यौगिक कहलाते हैं। वो एक निश्चित अनुपात में ही बनते हैं। पदार्थों को भौतिक तरीकों से अलग नहीं किया जा सकता। तो ये जो यौगिक है इन्हें भौतिक तरीके से अलग नहीं कर सकते, जैसे कि छान के या अपकेंद्रीकरण, भौतिक तरीके से अलग करने की जितनी विधियां हैं उनको इस्तेमाल करके इन्हें अलग नहीं किया जा सकता। मान लो पानी को हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में नहीं तोड़ सकते, उसे अगर तोड़ना होगा तो हमें रासायनिक प्रक्रियाएं इस्तेमाल करनी होंगी, वरना भौतिक तरीकों से नहीं अलग किया जा सकता है। यौगिक तत्वों से भिन्न गुण प्रदर्शित करते हैं। अब जैसे हाइड्रोजन एक गैस है, ऑक्सीजन एक गैस है, वो उनके अलग अलग गुण है, लेकिन पानी का अलग गुण है, वो द्रव है और उसकी और भी चीजें अलग अलग है, गलनांक, क्वथनांक, हर एक चीज अलग अलग है। इसीलिए कह रहे हैं कि यौगिक जो बनता है तत्वों से मिलके, उसके जो गुण होते हैं वो तत्वों के मुकाबले पूरे भिन्न भिन्न होते हैं। वही है, देखो जो हम एग्जाम्पल दे रहे थे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रतिक्रिया करके पानी बनाते हैं। अब एनसीईआरटी में मिश्रण और यौगिक में अंतर दिया हुआ है, तो आइए उसे भी देख लेते हैं। तो मिश्रण में कह रहा है तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं किंतु किसी नए यौगिक का निर्माण नहीं करते। तो जैसे वो बालू और पानी का हमने उदाहरण लिया, पहले पढ़ा था, तो उसमें वो मिल जरूर जाता है, मिश्रण बन भी जाता है, लेकिन वो नया कोई चीज नहीं बनती है कि बालू और पानी मिलकर कोई एक नया यौगिक बने। लेकिन यौगिक में क्या होता है, तत्व क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलके पानी एक नया ही उन्होंने यौगिक बना दिया, नई चीज बना दी। अब मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है, तो हम वापस जा सकते हैं जिससे बने हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, नए पदार्थ का संगठन सदैव स्थायी होता है। ऐसा नहीं है कि जो उसके गुण है वो बार बार परिवर्तित हो जाएंगे। मिश्रण उसमें उपस्थित घटकों के गुण धर्मों को दर्शाता है। तो जैसे वो चीनी और पानी का मिश्रण था, तो चीनी के गुण और पानी के गुण दिखाई देंगे उसके मिश्रण में, लेकिन इसमें जब नए पदार्थ के गुणधर्म पूरी तरीके से भिन्न होते हैं। तो जो ये जल बना है, ये ना तो ऑक्सीजन के गुणधर्म दिखाएगा ना ही हाइड्रोजन के, ये अपने अलग ही गुणधर्म दिखाएगा। घटकों को भौतिक विधियों से सुगमता से पृथक किया जा सकता है। तो जैसे वो बालू और पानी वाला मिश्रण था, तो उसमें हम छन्नी लगा ले तो बालू ऊपर पहुंच जाएगी और पानी नीचे, तो भौतिक विधि से हम पृथक कर सकते हैं। लेकिन घटकों को यहाँ पे जो यौगिक बन जाते हैं, रासायनिक या वैद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा ही पृथक किया जा सकता है, भौतिक विधियां कोई काम नहीं करती इसमें। देखते हैं एनसीईआरटी में फ्लो चार्ट दिया हुआ है, उसको देखते हैं। तो इसमें है सबसे पहले पदार्थ। पदार्थ की अवस्था क्या क्या पढ़ी थी हमने, ठोस, द्रव या गैस। तो पदार्थ को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक शुद्ध पदार्थ, एक मिश्रण। शुद्ध पदार्थ को भी दो भागों में बांट सकते हैं, तत्व और यौगिक। अब तत्व क्या होते हैं, सरल पदार्थों में विभक्त नहीं किया जा सकते, और यौगिक है नियत संगठन, रासायनिक या वैद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा घटक तत्वों में विघटित किया जा सकता है। अब जैसे जिस चीज से मिलकर यौगिक बना होगा उसमें वापस टूट सकता है। पानी है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट सकता है, भले ही हमें रासायनिक विधियां अपनानी पड़े। अब इसके उदाहरण थे कॉपर, ऑक्सीजन, लोहा, हाइड्रोजन, पारा आदि बहुत सारे। और इसके हैं जल, मीथेन, चीनी, नमक आदि। अब मिश्रण, मिश्रण समांगी
वसुमांगी 2 प्रकार के पढ़े थे, इसके समान संगठन, इसका असमान संगठन। जैसे इसका था उदाहरण जल में चीनी, जल में नमक, ये सब समान संगठन वाले थे। इनके कण एक समान रहते थे पूरे उसमें। और ये इसका विषमांगी का है, उदाहरण के लिए बालू तथा नमक, या बालू और पानी, चीनी नमक, मतलब अच्छे से मिलते नहीं थे। तो ये कुल मिला के एनसीईआरटी ने एक फ्लो चार्ट में पूरा चैप्टर समराइज कर दिया है कि हमने पूरे चैप्टर में पढ़ा क्या। तो इसी के साथ ही हमारे इस चैप्टर में जो जितने भी टॉपिक दिए हुए हैं वो सारे हमने कवर कर लिए हैं। आप इनके पिछले वीडियो भी जरूर देखें, और आपको आज का पार्ट कैसा लगा ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी इसके आने वाले वीडियोस में हम इनके कुछ क्वेश्चन आंसर्स कवर करेंगे। थैंक यू सो मच, आपने वीडियो यहाँ तक देखा। कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी भी जरूर लिखें, और स्टे हेल्दी एंड सेफ, पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।